हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय बजट की। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार से 2012 में केंद्रीय बजट देर से पेश करने में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। आप सभी जानते हैं कि जब 2012 में विधानसभा चुनाव होने थे तो विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय की, उसने केंद्रीय बजट को पेश करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया था। तो चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया पूछी है कि यूपीए ने किस प्रक्रिया का पालन किया था। और चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र में आयोग से कल सुबह तक इसका जवाब मांगा है। आयोग ने बजट को तैयार करने और पेश करने की प्रक्रिया का ब्यौरा भी मांगा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे बार बार बजट चर्चा में आ जाता है। तो इस बार आप प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छे से इसको ध्यान में रख लें। कई सारे बदलाव गवर्नमेंट ने बजट में किए हैं। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया है और बजट की तारीख को आगे बढ़ाया है। तो ये सब आप प्रीलिम्स के लिए देख लेना। बाकी जल्लीकट्टू बार बार चर्चा में है, तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। जल्लीकट्टू पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, तो जो बातें पहले बता चुके हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो आप उनको पहले लेक्चर में देख लेना। चलिए तो देखते हैं। जल्लीकट्टू आप जानते हैं तमिलनाडु में मनाया जाता है, और विशेषता आप ये भी कह सकते हैं कि तमिलनाडु में पोंगल के पर्व पर मनाया जाता है। दरअसल तो ये पोंगल के पर्व से महीनों तक चलता रहता है। तो है क्या, ये लिखा है कि जनवरी से जून तक चलने वाले जल्लीकट्टू आयोजन में एक अनियंत्रित बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है और उसे काबू करने की जद्दोजहद घंटों तक चलती रहती है। इस खतरनाक खेल में बैलों को भयंकर पीड़ा और कई बार गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, इस खेल में अब तक सैकड़ों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और इस प्रतियोगिता को रोमांचक बनाने के लिए पहले बैल को काफ़ी गुस्सा दिलाया जाता है। गुस्सा कैसे दिलाते हैं, उसको कई घंटों तक खाना पानी नहीं दिया जाता, संकरी गलियों से दौड़ाया जाता है, आक्रामक बनाने के लिए कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये सब आपके काम का नहीं है, तो बस इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको पता चले कि क्यों जल्लीकट्टू पे बैन लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये बैल पे, या अब बैल लिखा मिले आपको, सांड लिखा मिले, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। और जल्लीकट्टू के इसी पीड़ादायी पक्ष पर बंदिश लगाने के लिए कई संगठन हैं जो लंबे अरसों से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये संगठन कुछ आंदोलन करते थे तमिलनाडु में कि इस पे बैन करो, और इसके विपक्ष में सरकार जनता की आम राय के अनुसार काम कर रही थी। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, 2009 में जल्लीकट्टू को कानूनी जामा पहना दिया और खेल के संचालन के लिए एक एक्ट लेके आई, तमिलनाडु रेगुलेशन जल्लीकट्टू एक्ट TNRJ 2009 में। अब जो संगठन इसके विरोधी थे और बार बार कहते थे कि जल्लीकट्टू को बैन किया जाए, उन्होंने क्या किया, दो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा, तो इन लोगों ने क्या किया, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके गए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि ये जो क्रूरता हो रही है उसे तुरंत रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट 2009 ये संविधान के अनुच्छेद 254(1) का उल्लंघन करता है और ये अवैध है। तो हमारे लिए काम का है ये संविधान का अनुच्छेद 254(1), देख लेते हैं ये है क्या। तो जो संविधान का अनुच्छेद 254(1) है, उसके अनुसार अगर संबंधित सूची में शामिल किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल में कानून में कोई विरोधाभास आ जाता है, तब केंद्र सरकार का कानून ही प्रभावी माना जाता है। आप जानते हैं कि संबंधित सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर उसमें कुछ विरोधाभास आते हैं तब केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 254(1). अब इसका उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना, तो एक तमिलनाडु का एक्ट था रेगुलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट, और दूसरा केंद्र सरकार का एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट PCA। और आपको बता दें कि इसी PCA में जो अभी हमने आप यहाँ पे एक शब्द देखा था एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो इसी PCA के प्रावधान है, इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला जो एक्ट है ये इस वाले एक्ट के विरोधी है, और चूँकि ये केंद्र सरकार का एक्ट है तो इसलिए इस वाले एक्ट को माना जाएगा, तो इसको उसने अवैध घोषित कर दिया। आपने अभी तक क्या देखा कि तमिलनाडु में सरकार और जो जल्लीकट्टू के सहयोगी हैं वो, और दूसरी तरफ जो इसका विरोध करते हैं वो, ये लोग थे।
सरकार ने इस विरोध से बचने के लिए क्या करा, एक एक्ट लेके आई। तो जो इसके विरोधी थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु जो सरकार जो एक्ट लेके आई थी उसको अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी कर जल्लीकट्टू पर जो पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी उसको हटा दिया। केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना के द्वारा इसको हटाया था, तो केंद्र के ऐसा करने को फिर से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पेटा ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए। और ये वाला जो फैसला, जब केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी करके प्रतिबंध को हटाया और ये लोग कोर्ट में गए, तो ये फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ है और यही वो फैसला है जिसको आप अभी बार बार मतलब पिछले 3-4 दिन से हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। ठीक, अब इसी बीच में क्या हुआ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और केंद्र द्वारा अध्यादेश पास करने की अपील की। तो आप समझ रहे होंगे कि केंद्र से अध्यादेश पास करने की अपील क्यों की, जिससे कि जो केंद्र का कानून है और राज्य का कानून है उनके बीच में जो अंतर्विरोध आ रहे हैं और केंद्र वाले को मान्यता दी जा रही है, तो इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं अध्यादेश के द्वारा जिससे कि ये और ये दोनों विरोधाभासी ना रहें। तो ऐसा तमिलनाडु सरकार चाह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मामला अभी कोर्ट के पास है और ऐसे में सरकार दखल नहीं दे सकती। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु सरकार जल्लीकट्टू के लिए अध्यादेश लेकर आएगी, ये आज की न्यूज़ थी। तो अब आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का अध्यादेश लाना, राज्य सरकार का अध्यादेश लाना, केंद्र का अध्यादेश लाना मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, और राज्य के द्वारा अध्यादेश लाना मतलब राज्यपाल के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। अभी शायद 7-8 दिन पहले ही हमने किसी क्लास में आपको बताया था कि ये आर्टिकल 123 और ये 213 महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, तो वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो आप इतनी किसी भी बुक जो भी जिससे भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें देख लेना कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति क्या राष्ट्रपति के समान ही होती है या उनको कुछ केसेस में राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप देखेंगे कि उसमें 3-4 कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के राज्यपाल अध्यादेश निर्गत नहीं कर सकते। तो आप उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेना, प्रीलिम्स में आपको काफ़ी काम आएगा। कुछ प्रक्रिया थी जो न्यूज़पेपर में दी हुई थी कि तमिलनाडु सरकार ने गृह मंत्रालय को अध्यादेश का मसौदा सौंप दिया है। 1-2 दिन में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद में अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसका मतलब इस पर पहले राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद में ही अध्यादेश निर्गत किया जा सकेगा। तो ये आप देख लेना, इसमें कई चीज़ें आपको काम आएंगी। एक तो आर्ट एंड कल्चर में कि जल्लीकट्टू क्या है, कहाँ कैसे मनाया जाता है। दूसरा ये जो एक्ट पास हुआ है तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 254(1) का उल्लंघन करता है। तो 254(1) क्या है, और आप देख रहे हैं कि अब राज्य सरकार अध्यादेश लाना चाह रही है तो राज्यपाल अध्यादेश लाएंगे तो उनकी क्या शक्ति हैं। और आप देख रहे हो कि राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है और राष्ट्रपति से अनुमति ली जा रही है, तो कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें राज्यपाल अध्यादेश सीधे नहीं ला सकते, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। बाकी एक ये योजना उड़ान, ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी काम की है। उड़ान योजना क्या है तो देखते हैं पहले न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत अगले महीने पहली हवाई सेवा शुरू होगी। दरअसल ये योजना सरकार अक्टूबर या नवंबर में लाई थी 2016 में, और तब सरकार ने कहा था कि जनवरी में इसकी पहली उड़ान होगी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगले महीने यानी कि फरवरी में। तो ये योजना है क्या, इसको देखते हैं। उड़े देश के आम नागरिक, इसी को उन्होंने क्या बोला है, उड़ान योजना या उड़े देश के आम नागरिक योजना या उड़ान योजना। तो प्रीलिम्स में आपको क्या काम आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस लिए लाई गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। उड़ान क्षेत्रीय उड्डयन बाजार विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है। हो सकता है ये पूरी लाइन ऐसी आ जाए या ये वाली लाइन आ जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, हवाई संपर्क को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करना, आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाओं को सुलभ बनाना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। चलिए तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं देखने से पहले आप ये समझ लो ये काम कैसे करेगी। जैसे ऐसे मान लिया कि हमारे पास 2 जगह हैं A और B। यहाँ से यहाँ वाले रूट पे या तो कोई विमान कंपनी मतलब कोई उड़ान नहीं है, या है तो बहुत कम उड़ान है, या मतलब पैसेंजर इस रूट पे बहुत कम है। तो कोई भी विमानन कंपनी यहाँ पे सेवा नहीं देगी, चूँकि पैसेंजर बहुत कम है, तो उसको यहाँ पे सर्विसेज देने में लॉस होगा।
तो गवर्नमेंट स्कीम लाई है कि इस लॉस की भरपाई की जाए और इन कंपनियों को यहाँ पे कुछ सुविधाएं दी जाएं, अतिरिक्त उनसे कर ना लिया जाए, उनको अच्छी आधारभूत संरचना प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि जो हमारे यहाँ एयरलाइंस का क्षेत्र है और ये उड़ान, इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए और आम लोग भी इसमें ट्रैवल कर पाएँ। ये सब कुछ कैसे होगा कि यहाँ पे इस लॉस के लिए बोली लगाई जाएगी। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई कंपनी यहाँ कहेगी कि मुझको यहाँ पे मैं यहाँ पे उड़ान के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके एवज़ में 10 लाख रुपए का जो मेरा लॉस होगा वो चाहिए। दूसरी कंपनी कहेगी नहीं, मुझे 9 लाख रुपए मिलेंगे और मैं उसमें यहाँ पे अपनी सेवाएं दे दूँगी, मतलब इतने लॉस के साथ में। तो एक तरह से सब्सिडी की बोली लगवाई जा रही है कि कौन कम सब्सिडी में यहाँ पर अपनी सर्विस देने को तैयार है। जो कम सब्सिडी में देने तैयार हो जाएगा उसको यहाँ पे सर्विस देने दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये एक बाजार आधारित व्यवस्था है जिसमें एयरलाइंस कंपनियां सीटों की सब्सिडी के लिए बोली लगाएंगी। एक क्वेश्चन तो आपने ऊपर देख लिया कि उड़ान जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है। बाकी क्या इससे पूछे जा सकते हैं, ये कुछ शब्द हैं। व्यवहार्यता अंतराल निधियन यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसमें होगा क्या कि वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आप उसको समझेंगे। Viability gap funding means a grant provided to support infrastructure project that economically justified but falls short financial viability। मतलब कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आर्थिक रूप से न्याय संगत लगे लेकिन उसमें कंपनीज को कुछ लॉस हो रहा हो, तो उसके लिए जो ग्रांट प्रोवाइड कराई जाती है, जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसका मतलब जो सब्सिडी की हम ऊपर बात कर रहे थे 9 लाख 10 लाख, वो सब्सिडी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये किस तरह के प्रोजेक्ट में ज़्यादा आती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें कि गेस्टेशन पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, गेस्टेशन पीरियड बड़ा होने का मतलब यह है कि आप निवेश करते हो तो उसके कई साल बाद में आपको वहाँ से आउटपुट मिलना शुरू होता है। तो वायबिलिटी गैप फंड आपने देख लिया क्या होगा। तो कहा क्या जा रहा है कि ऑपरेटर विभिन्न रियायतें प्राप्त करेंगे। इसका मतलब कुछ टैक्स छूट उनको दी जाएंगी और उनको सब्सिडी दी जाएगी, जिस सब्सिडी को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये एक प्रकार की सब्सिडी है। ये प्रीलिम्स के लिए आप ध्यान रख लेंगे कि उड़ान परियोजना में बीजीएफ क्या है। ये हमने आपको बता ही दिया कि जो सबसे कम सब्सिडी में उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा, सबसे कम बीजीएफ में, उसको वहाँ की बोली दे दी जाएगी। दूसरा शब्द प्रीलिम्स में काम आ सकता है, क्षेत्रीय संपर्क कोष, रीजनल कनेक्टिविटी फंड। तो ये जो बीजीएफ है जो आपने अभी ऊपर देखा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसके लिए एक कोष बनाया गया है, रीजनल कनेक्टिविटी फंड। अब इस कोष में पैसा कहाँ से आएगा, तो लिखा है कि भारत में संचालित होने वाली कुछ निर्धारित उड़ानों पर एक उपकर लगाकर केंद्र सरकार इस कोष का वित्त पोषण करेगी। भागीदारी राज्य सरकारें कोष में 20% की भागीदारी करेंगी और जो केंद्र है वो 80% और केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के केस में केंद्र 90% और वो 10%। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना, ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना, आरसीएफ प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना, बीजीएफ प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना, और उड़ान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है वो आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना। इतने से आपका काम चल जाएगा। बाकी मेंस के लिए अगर इसमें देखें क्या काम आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा तो ओबियसली लोगों को रोज़गार मिलेंगे और जो उनके आने जाने का समय कम हो जाएगा तो उनको अधिक अवसर भी उपलब्ध होंगे। यात्रा में लिखा भी है कि यात्रा में लगने वाला समय घट जाएगा और एयरलाइंस कंपनियां जो हैं उनको नए नए मार्ग पे नए नए यात्री मिलेंगे तो इनका भी बिजनेस बढ़ेगा, फिर यहाँ से भी रोज़गार बढ़ेंगे। तो मेंस में अगर कुछ ऐसा लिखना हो तो उड़ान योजना का आप वहाँ पे लिख सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ नोटबंदी के असर से संबंधित थी। आपने देखा कि अभी 3-4 दिन पहले ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बोला था कि नोटबंदी के बाद से जो कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी बोला था कि आतंकी फंडिंग को बुरी चोट पहुंचाने के अलावा नोटबंदी का सबसे बड़ा असर यह है कि इसके चलते जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाओं में कमी आई है। दो लोगों ने, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने और एक रक्षा मंत्री ने। अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि घाटी या कहीं भी हिंसा पर नोटबंदी का कोई असर पड़ा है। वो कह रहे हैं इस तरह की कोई स्टडी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें हमारी तैयारी के लिए कोई प्रमाणिक चीज़ें जिनको हम सीधे पेपर में लिख पाएँ उनका मिल पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि जब तक ये मुद्दा चलता रहे इसको वाच करते रहना चाहिए और फाइनली पेपर देने से पहले जो इशू चल रहा हो कि हाँ
फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा उसको पेपर में लिख देना चाहिए। एक पर्सनल लॉ से संबंधित थी न्यूज़। क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ईसाई पर्सनल लॉ के जरिए मिला तलाक वैध नहीं है क्योंकि यह कानूनी प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकता। तो ये डिबेट पर्सनल लॉ आप देख रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, इनके लिए बहुत डिबेट चल रही है। तो मेंस के लिए, जीएस सेकंड पेपर के लिए ये टॉपिक आप अपना अच्छे से तैयार कर लेना, पर्सनल लॉ का टॉपिक। आपको यहाँ काम क्या आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट का 1996 का फैसला, इसको आप याद कर सकते हैं अपने आंसर में कहीं लिखने के लिए कि तलाक अधिनियम के लागू होने के बाद, जब से तलाक अधिनियम लागू हुआ है उसके लागू होने के बाद से ऐसे पर्सनल कानून के तहत विवाह विच्छेद या समाप्ति का कोई कानून प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि कानून ने एक अलग प्रक्रिया और तलाक या विवाह विच्छेद के लिए अलग संहिता मुहैया की है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर दिया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ऑर्डर दिया है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास ये आई थी कि किसी गिरजाघर द्वारा मंजूर किए गए तलाक को भारतीय कॉमन लॉ के तहत वैध माना जाए, जैसा कि 3 तलाक के सिलसिले में मुसलमानों के मामले में है। तो इसे आप पढ़ लेना। और एक न्यूज़ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता को लेकर थी। ये हमने आपको 2-3 दिन पहले भी बताई थी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, आप जानते हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इनकी जगह ले चुके हैं। तो इन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा था कि भारत को एनएसजी का सदस्य बनाने के प्रयासों में बीजिंग ने पराई की तरह पेश आया है और उसने इसमें अड़ंगा लड़ा है। ठीक। चीन ने इसकी प्रतिक्रिया में क्या कहा है कि एनएसजी की सदस्यता कोई विदाई तोहफा नहीं हो सकता। उसमें भारत की प्रतिक्रिया क्या आई है? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि भारत एनएसजी की सदस्यता तोहफे के तौर पर नहीं मांग रहा है। भारत अप्रसार के अपने रिकॉर्ड के आधार पर यह मांग कर रहा है। तो ये आप पढ़ लेना। बाकी ये एक शब्द आपके लिए प्रीलिम्स में काम आ सकता है कि लार्सन सी आइस क्या है। तो अंटार्कटिका की चौथी सबसे बड़ी आइस शेल्फ है, आइस शेल्फ या हिमशिला, इसका नाम है लार्सन सी आइस। ये पूरी बड़ी हिमशिला, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा टूट रहा है। जब वो टुकड़ा टूट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसबर्ग। तो ये लार्सन सी आइस से एक आइसबर्ग है, उसमें दरार पड़ती जा रही है और वो टूटने के कगार पर है और ये माना जा रहा है कि ये आइसबर्ग अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग होगा। तो आप लार्सन सी आइस ध्यान रख लेना कि ये क्या है? ये एक आइस शेल्फ है, एक हिमशिला है। कहाँ? अंटार्कटिका की चौथी सबसे बड़ी। चौथी सबसे बड़ी नहीं याद रखेंगे, बस इतना याद रख लेना, अंटार्कटिका की एक आइस शेल्फ है जिससे कि एक आइसबर्ग अलग हो रहा है। बाकी कल हमने आपको बताया था हिंद महासागर रिम संघ कि ये एक एमओयू पे साइन करने वाले हैं। तो फाइनली आज उस एमओयू पे साइन हो गया और उसमें किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में ये न्यूज़ थी। तो कुछ बातें हम ध्यान रख लेंगे, हमें अगर एमएसएमई पे कोई मेंस में क्वेश्चन लिखना है वहाँ पे काम आएंगी कि एमएसएमई विकास के लिए सर्वोत्तम नीतियाँ और कार्यक्रमों का आदान प्रदान करेंगे ये लोग। सपोज़ कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में एमएसएमई के लिए कोई बहुत अच्छी नीति है और वहाँ से एमएसएमई को काफ़ी लाभ मिल रहा है, तो वही नीति वो हमारे साथ शेयर करेगा जिससे कि उन नीतियों को हम भी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें या अपनी नीतियों में सुधार ला सकें। तो ये काम ये लोग करेंगे। और वैश्विक चैन आपूर्ति में, यानी कि जो पूरा का पूरा बाज़ार है, इंटरनेशनल बाज़ार, आयात निर्यात, उसमें कोशिश करेंगे कि एमएसएमई की जो भागीदारी है इनसे उत्पादित वस्तुओं की, उसको बढ़ाया जा सके। और युवाओं महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये काम करनी है। एक 8-10 दिन पहले हमने आपको न्यूज़ बताई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्यों आई थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने छुपी हुई आय की घोषणा की थी वे इस योजना में रकम जारी कर सकते थे। डिटेल में आप उस लेक्चर में देख लेना। इसमें कुछ संशोधन गवर्नमेंट ने किया है, वो आपको बता दे रहे हैं। संशोधन यह है कि सहकारिता बैंकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो ये प्रीलिम्स के लिए आप एक लाइन ध्यान रख लेना। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर्स में। गर्भिताई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।